आगरमालवा में कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े ने कलेक्टर को पत्र लिखकर झोलाछाप डॉक्टर्स की पैरवी की है। विपिन वानखेड़े के मुताबिक झोलाछाप डॉक्टर्स पर ग्रामीणों को ज्यादा भरोसा है, इसलिए उन्हें कोरोना इलाज की ट्रेनिंग देकर गांवों में इलाज की स्वीकृति दी जाए। विपिन वानखेड़े ने कहा कि झोलाछाप डॉक्टर्स के साथ सरकारी कर्मचारियों की भी वहां पर ड्यूटी लगाई जाए। झोलाछाप डॉक्टर एक हेल्पिंग हैंड की तरह काम करेंगे, ज्यादा लोगों को कवर कर पाएंगे और ग्रामीण लोगों का भरोसा उन पर है। आगरमालवा क्षेत्र में विधायक विपिन वानखेड़े का ये पत्र वहां के लोगों के लिए या फिर ये पूरे प्रदेश में व्यवस्था वो लागू करना चाहते हैं। बहरहाल देखना होगा सरकार या प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है। कोरोना का जो प्राथमिक उपचार हेतु जो दवाइयाँ होती है वो दवाइयाँ झोलाछाप डॉक्टर्स को दी जाए, पटवारी साथ में जाए और वो जाकर लोगों की स्थिति देखकर उन्हें प्राथमिक उपचार हेतु दवाइयाँ दें। उन्हें ऑक्सीमीटर दिया जाए ताकि वो जनता का ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकें। जिसका ऑक्सीजन लेवल उन्हें कम महसूस हो या जिस मरीज की हालत गंभीर लगे उसे कोविड सेंटर हेतु वो भेज सकें। ये मैंने निवेदन किया है, सुझाव दिया है हमारे कलेक्टर महोदय। और हमारे संवाददाता कनीराम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। कनीराम, अभी जिस तरह से ये पत्र लिखा गया है, क्या वो तर्क दे रहे हैं और क्या इसका जवाब अभी तक आया प्रशासन की तरफ से? जी, अभी तक तो कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े ने जो कलेक्टर महोदय को पत्र दिया है उसमें कहा है कि जो निजी अस्पताल के जो डॉक्टर है गाँव में झोलाछाप जिनको बोलते हैं उनका सहयोग लेना चाहिए, उनका सहयोग ले, इस टाइप से पत्र लिखा। लेकिन अभी उस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया गया है। हमने कलेक्टर साहब से बात की, इस पर बाइट करना चाहते हैं आपसे, ऐसे बोला कि यार अभी हम समझते हैं, विचार करते हैं, तो इसके अलावा कोई जवाब नहीं दिया सर। ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा बात करने की, क्या जवाब वो इस पर देते हैं। हालांकि जिस तरह से ये पत्र लिखा गया देखना होगा। हालांकि कोविड की सिचुएशन को संभालने के लिए हो सकता है कि इस पर प्रशासन विचार विमर्श करे, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में सभी डॉक्टर्स की पहुंच होना थोड़ा सा मुश्किल है। तो एक हेल्पिंग हैंड के तौर पर इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए इसके लिए ध्यान देना होगा प्रशासन को। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे। शहडोल मेडिकल कॉलेज में बंद पड़े 24 वेंटिलेटर परेशानी बढ़ा रही हैं। दरअसल मेडिकल कॉलेज के डीन मिलिंद सिराल के मुताबिक पिछले साल जुलाई में आए 24 सामान्य वेंटिलेटर्स और 10 वॉल्यूम प्रेशर वाले वेंटिलेटर्स ठीक से काम नहीं कर रही हैं, जिससे उन्हें बंद रखा गया है और इस बारे में अधिकारियों को पत्र भी लिखा गया है। मेडिकल कॉलेज के डीन भले ही जल्द वेंटिलेटर ठीक होने की बात कह रहे हों, लेकिन मौजूदा हालात में वेंटिलेटर का खराब होना मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। वहीं शहडोल मेडिकल कॉलेज पर कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा छिपाने का आरोप भी लग रहा है। प्रशासन ने जो आंकड़े जारी किए हैं उनके मुताबिक 8 और 9 मई को कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई, जबकि इस दौरान 11 मरीजों का अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किया गया है। हमको पीएम केयर से कुल 24 वेंटिलेटर मिले हैं, जिसमें 14 भारत इलेक्ट्रिकल कंपनी और बचे हुए 10 कोई AGVA करके कंपनी उसके माध्यम से मिले हैं। ये सभी वेंटिलेटर बड़े अत्याधुनिक हैं, कंप्यूटराइज्ड हैं और इसका अभी पूरा ऑपरेशनल पूर्ण रूप से हम कर नहीं पाए हैं, क्योंकि इसकी सेटिंग और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी जब 14 आए थे तो उस दिन तो उनका टेक्नीशियन आके 14 की 14 हमको चला के दिखा के बता के गया था। मध्य प्रदेश में शिक्षकों को कोरोना वॉरियर का दर्जा दिया गया है, लेकिन शिक्षकों की मौत के बाद अभी तक अनुग्रह राशि उन्हें नहीं मिली है। समग्र शिक्षक संघ के मुताबिक प्रदेश में कोरोना से करीब 1000 शिक्षकों की मौत हुई है, लेकिन सरकार 431 शिक्षकों की मौत की बात कर रही है। साथ ही आरोप लगाया कि अभी तक किसी भी शिक्षक को कोरोना योद्धा योजना के तहत ना तो इलाज मिला, ना ही मौत के बाद उनके परिजनों को ये अनुग्रह राशि ही दी गई, जो कि 50 लाख रुपए तय हुई है। समग्र शिक्षक संघ ने कहा कि दमोह उपचुनाव में 40 शिक्षकों की मौत हुई है, जिनमें से 26 की कोरोना की वजह से मौत हुई है। मृत्यु जो है हमारे संगठनों को और हमें जो जानकारी मिल रही है उससे 1000 के ऊपर है, ट्राइबल और शिक्षा विभाग दोनों को मिला के। सरकार जो मांग रही, विभाग जो मान रही है वो 441 मान रही है, लेकिन 441 में एक विभाग बताया कि क्या एक भी शिक्षक को उन्होंने कोरोना योद्धा का लाभ दिया है। सरकार से हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की उसमें लाना चाहते हैं संज्ञान में हम कि इसमें हस्तक्षेप करें और माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करें कि जो भी शिक्षकों की ये ड्यूटी लगा रहे हैं उसके अंदर उस बात का जिक्र करें प्रदेश में कि इनको कोरोना योद्धा माना गया है। और मध्य प्रदेश में आउटसोर्स बिजली कर्मचारी आज से हड़ताल पर हैं। सीएम शिवराज ने हड़ताल कर रहे आउटसोर्स बिजली कर्मचारियों की मांग मानने से दरअसल
मध्य प्रदेश सरकार ने आउटसोर्स बिजली कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा दिया था और यहां हड़ताल पर चले गए थे कर्मचारी। और शिवराज सरकार ने हड़ताल पर आउटसोर्स बिजली कर्मचारियों की 9 मांगों में से एक को माना था, चूंकि उन्हें फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा दिया था। और उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा देने के बाद भी वे हड़ताल पर चले गए कर्मचारी। बाकी मांगों को भी माने जाने पर अड़े हुए हैं। बिजली कर्मचारियों ने काम का बहिष्कार कर दिया। प्रदेश में इस वक्त 45,000 आउटसोर्स कर्मचारी हैं और ऐसे कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से बिजली सप्लाई में कई तरह की दिक्कत आ सकती हैं। कर्मचारियों को उक्त आदेश से वंचित रखा गया है। इसके संबंध में समस्त आउटसोर्स कर्मचारी आज मध्य प्रदेश में बिजली संबंधित कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं और जब तक शासन के द्वारा उक्त मांगों पर विचार नहीं किया जाता, आगे भी और उग्र आंदोलन और हड़ताल के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। उपयोग करके कर्मचारियों को लगातार भ्रमित करने वाली स्थिति के आदेश जारी किए हैं, किंतु अब आउटसोर्स कर्मचारी अपनी अन्य मांगों को लेकर और कोरोना योद्धा की जो आदेश जारी हुए हैं वह स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष रूप से कोरोना वॉरियर्स मानते हुए उन्हें कोरोना योद्धा का दर्जा दिए जाने, चाहे प्राथमिक उपचार को लेकर संक्रमित होने पर बिजली कंपनियों की ओर से आउटसोर्स कर्मचारियों के इलाज एवं अग्रिम राशि की व्यवस्थाएं जैसी अनेक मांगों को लेकर हमने आह्वान किया है। आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि यह वक्त हड़ताल पर जाने का नहीं, मानव सेवा करने का है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की सबसे जरूरी मांग मान ली गई है। अब कोरोना योद्धा का दर्जा उन्हें दे दिया गया है। बाकी मांगों को लेकर संक्रमण के बाद बैठक करके बात करेंगे। उन्होंने कर्मचारियों से काम पर वापस लौटने की अपील भी की है। मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि यह समय संकट का समय है। उनको हमारी जो पहली जरूरत अति आवश्यकता थी, उन्हें हमने कोविड-19 मुख्यमंत्री कल्याण योजना के तहत अयोध्या घोषित किया है। उनको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी। दूसरा, उनकी जो अन्य मांगें हैं उन पर हम बैठकर टेबल पर चर्चा करेंगे और जो समाधान हो सकती है उनको तत्काल समाधान करेंगे। और जबलपुर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्ट्रेट में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक ली, जिसमें बीजेपी सांसद राकेश सिंह, मंत्री अरविंद भदौरिया, बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई, कांग्रेस विधायक तरुण बनोट, लखन गंगोरिया समेत कई जनप्रतिनिधि और समाजसेवी इसमें शामिल हुए। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने जिले में कोरोना संक्रमण और रोकथाम को लेकर जानकारी दी। बताया जा रहा है कि आज सरकारी प्राइवेट कोविड केयर सेंटर्स को कुल मिलाकर 1459 बेड्स यहां पर अवेलेबल हैं और शहरी क्षेत्र में 18,000 मेडिकल किट्स का वितरण किया गया। राकेश सिंह ने कहा कि शासन के प्रयास का असर दिख रहा है। जनता में भरोसा कायम हो रहा है कि कोरोना से जंग जीतेंगे। अजय बिश्नोई ने कहा कि जिले में केस कम आ रहे हैं और बेड भी आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। होम आइसोलेशन वाले मरीजों को भी लगातार फोन आ रहे हैं और इलाज को लेकर सलाह दी जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनप्रतिनिधियों को ऑडियो ब्रिज और सोशल मीडिया के जरिए जनता को जागरूक करने के निर्देश दिए। वैक्सीनेशन को लेकर जागरूक किया जाए, ग्रामीणों के भ्रम को दूर करें। सीएम ने यह भी कहा कि लोगों को मिलकर कोरोना से लड़ना है। 24 घंटे में केसेस कम हुए हैं, लेकिन हमें रुकना नहीं है। पॉजिटिविटी रेट हमारी जो 25% के ऊपर पहुंच गई थी, आज के जो आंकड़े आए हैं उसमें हम 16% के आसपास आ गए हैं। पहली बार आज कई दिनों के बाद 10,000 से कम पॉजिटिव केस आए हैं, 9,500 के आसपास। लेकिन लंबा सफर तय करना, जरा भी अगर लापरवाही हुई, ये कब बढ़ना शुरू कर दे इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए पूरी सतर्कता और सावधानी के साथ इस समय कोई मतभेद नहीं। हम सब मिलकर एक, चाहे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, और चाहे प्रशासन की टीम, एक टीम के रूप में हमको काम करना है। और मेरे मन में आप सबके साथ मिलकर एक ही जुनून है, कैसे भी इसको नियंत्रित करके मध्य प्रदेश के हम खत्म करने की दिशा में कदम उठाएं। हमारे जबलपुर जिले के गांव कोरोना मुक्त बने, बाढ़ कोरोना मुक्त बने और धीरे धीरे जबलपुर को भी हम कोरोना मुक्त करें। और जो पीड़ित और प्रभावित जनता है उसको बेहतर व्यवस्थाएं कैसे दे पाए। निश्चित तौर पर बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन अब कैसे हम बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, इस सकारात्मक माइंड सेट से
मैं आज आपके बीच आया हूं। और जबलपुर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रानी दुर्गावती कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया और अधिकारियों से कोविड केयर सेंटर में सुविधाओं को लेकर जानकारी ली। आपको बता दें कि 500 बेड के कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स 24 घंटे मौजूद रहेंगे। कोविड सेंटर में असिम्टोमेटिक और माइल्ड पॉजिटिव मरीजों को रखा जाएगा और इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है, लेकिन एहतियात बरतने के लिए इस तरह के कोविड सेंटर्स प्रदेश भर में बनाए जा रहे हैं जिससे कोरोना के संकट से निपटा जा सके। वहीं राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग को लेकर सीएम ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जबलपुर और इंदौर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन रैकेट पर सीएम शिवराज ने सख्ती दिखाई। दरअसल सीएम शिवराज के मुताबिक दवा में गड़बड़ी करने वाले हैवान नरपिशाच हैं, इन पशुओं को छोड़ा नहीं जाएगा। सीएम ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई करते हुए संपत्ति जब्त की जाएगी। कार्रवाई को लेकर सभी कलेक्टर्स को आदेश दिए गए। जबलपुर के सिटी अस्पताल के संचालक सरबजीत सिंह मुखा पर भी सख्त कार्रवाई की बात सीएम ने कही है। उन्होंने कहा कि मैं खुद भी हर दिन समीक्षा कर रहा हूं। मामले में, इंजेक्शंस के मामले में जिसने भी गड़बड़ की हो वो इंसान नहीं है, वो नर पशु है। उसको जानवर कहना जानवरों का अपमान है, वो तो हैवान है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को कोई भी हो नहीं छोड़ा जाएगा। पूरे प्रदेश में कई लोगों पर रासुका की कार्रवाइयां हुई है। ऐसे लोगों की संपत्ति राजसात की जाएगी और इनको कठोरतम दंड दिया जाएगा। ये इंसानियत के दुश्मन हैं, इनको किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। और सतना से एक दुखद खबर आपको बता दें कि पूर्व मंत्री जुगल किशोर बागरी का निधन हो गया है। भोपाल के चिरायु अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। हृदय गति रुकने से जुगल किशोर बागरी का निधन हुआ और जुगल किशोर बागरी कोरोना संक्रमित हुए थे, उसके बाद रिकवर हुए। 2018 में बीजेपी के टिकट से 5वीं बार ये चुनकर विधायक बने थे। और आपको बता दें कि जुगल किशोर बागरी के निधन के बाद अभी जानकारी मिली, जुगल किशोर बागरी के निधन की जानकारी मिली है, जो कि कोरोना संक्रमण से रिकवर हुए थे। और जुगल किशोर बागरी जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं और इनके निधन की जानकारी मिल रही है। भोपाल के चिरायु अस्पताल में आखिरी सांस उन्होंने ली और हृदय गति रुकने से इनका निधन हुआ बताया जा रहा है। दरअसल 2018 में बीजेपी की टिकट से 5वीं बार ये विधायक चुने गए थे। राजनीतिक सक्रियता रही है और अभी एक दुखद खबर ये कि इन्होंने चिरायु अस्पताल में आखिरी सांस ली है। कोरोना संक्रमण से ये रिकवर हो चुके थे। बढ़ते आगे आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में वैक्सीन की कमी को लेकर कमलनाथ ने सीएम शिवराज को एक पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि सरकार वैक्सीन लगवाओ अभियान चलाने से पहले वैक्सीन लाओ, वैक्सीन उपलब्ध कराओ अभियान चलाए। इससे पहले कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार को घेरते हुए कहा था कि शिवराज सरकार वैक्सीन लगवाने की बात तो रोज कह रही है, लेकिन वैक्सीन का पता नहीं है। उनके मुताबिक विश्वगुरु बनने के चक्कर में वैक्सीन कई देशों में भेज दी गई और खुद के देश में वैक्सीन का पता ही नहीं है। और कोरोना महामारी के वक्त निजी अस्पतालों की मनमानी जारी है। महामारी के वक्त वो मरीजों से जरूरत से ज्यादा बिल वसूल रहे हैं और ऐसा एक मामला बैतूल में भी देखने को मिला, जहां बीमार पत्नी का इलाज कराते कराते मजदूर का घर बिक गया। दरअसल पेशे से मजदूरी करने वाले एक शख्स ने अपनी 55 साल की पत्नी को शहर के एक निजी लश्करी हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, लेकिन 13 दिन के इलाज के दौरान जो खर्च आया और 13 दिन तक भर्ती रहने के बावजूद पत्नी को आराम नहीं मिला। मजदूर ने जब अस्पताल प्रबंधन से बिल के बारे में पूछा तो अस्पताल में 13 दिन का बिल 3 लाख रुपए बताया गया, जिसके लिए मजदूर को 2.5 लाख रुपए में अपना घर बेचना पड़ा और 50,000 रुपए उधार लेकर वो अस्पताल का बिल चुकाने पहुंचा। लेकिन जब इस पूरे मामले की जानकारी समाज सेवियों को लगी तो उन्होंने मजदूर की पत्नी को ओम आयुर्वेदिक अस्पताल में भर्ती कराया, तो
वहां बिना बिल दिए ही पत्नी पहले से बेहतर अब महसूस कर रही है। अब मजदूर की पत्नी को मुफ्त में इलाज भी मिल रहा है। लेकिन निजी अस्पताल किस तरह इस आपदा के वक्त में लोगों को जरूरत से ज्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, बिल वसूल रहे हैं, ये उसकी एक गंभीर वानगी देखने को मिली बैतूल में। वहाँ 3 लाख के आसपास लग गया सर। कितने बेचा मकान आपने? मकान 2.5 लाख में बेचा सर। और कहाँ से कर्ज लिया फिर? और कुछ पैसे मेरे पास है सर, 10-15 हज़ार रुपया, और कुछ मेरे रिश्तेदारों से हेल्प में मिला 10-20 का, बस इतना ही हुआ सर अभी। और आगे अभी भरोसा नहीं, मतलब पैसे लग सकते हैं तो और करेंगे कहीं व्यवस्था। हम लोग एक्स्ट्रा आयुर्वेदिक जो हमारा ट्रीटमेंट आयुष मंत्रालय द्वारा जो बोला जा रहा है उसको दे रहे हैं। बाकी हम लोग यहाँ पे कोई भी शुल्क नहीं रहता, ये टोटल निःशुल्क है। और इसमें हमें ऑक्सीजन से लेकर मेडिसिन माननीय कलेक्टर महोदय और सीएमएचओ द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। मतलब प्रशासन का पूरा सहयोग है हमें इसमें। और इसके अलावा हमें जो भी ज़रूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट में जो डॉक्टर्स हैं, MD DNB डॉक्टर अनु मालवी सर, अनु वर्मा सर, उनसे गाइडेंस लेते रहते हैं अगर हमें कुछ ज़रूरत पड़ती है तो। और महामारी के इस वक्त में भी कई लोग ऐसे हैं जो मानवता की मिसाल बनकर सामने आए हैं, जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। टीकमगढ़ से खबर है, जहां मलेरा कस्बे में मासूम बच्चे जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए और अपनी गुल्लक को लेकर तहसील कार्यालय पहुंच गए। तहसील कार्यालय पहुंचकर दोनों भाइयों ने अपनी अपनी गुल्लक दान कर दी। जब तहसीलदार ने दोनों बच्चों से गुल्लक दान करने की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि वो ऑक्सीजन प्लांट के लिए गुल्लक के रुपए दान करना चाहते हैं। दोनों भाइयों की गुल्लक से करीब 5,000 रुपए निकले, जिससे ऑक्सीजन की व्यवस्था करने के काम में लगाया जाएगा। और तहसीलदार ने दोनों बच्चों के जज्बे को सलाम किया। हम लोगों ने मम्मी से कहा कि हम लोगों को ऑक्सीजन प्लांट के लिए पैसे डोनेट करना, तो मम्मी ने हाँ कह दिया। आप अभी किसको देने के लिए आए थे? तहसीलदार साहब को? हाँ। दे दिए आपने उनको? हाँ। क्या कह रहे थे तहसीलदार साहब? कुछ कहा उन्होंने? नहीं, हम लोगों ने मम्मी उनके डैडी ने डिस्कस किया होगा कि कुछ कंट्रीब्यूशन इसमें चल रहा है कॉन्सेंट्रेटर ऑक्सीजन के लिए, तो इसमें कर सकते हो बेटा। तो दोनों ही बड़े ही उत्साह के साथ में हमारे पास आए अपनी गुल्लक लेके, जिसमें उन्होंने हमें बड़े ही अपने उत्साह के साथ में डोनेशन दिया है। ये बहुत अच्छा पॉजिटिव है। कितना निकला सर? उसमें 4,785 रुपये निकला था, उसमें 500 रुपये उनके पिताजी ने ऐड कर दिया है, तो 5,285 रुपये हो गए हैं। तो जज्बा चाहिए, आप अपने स्तर पर मदद कर सकते हैं इस विपरीत समय में। बच्चों ने भी की मदद अपनी गुल्लक से। बढ़ते आगे, राजधानी भोपाल में बढ़ते कोरोना संकट के बीच महंगाई भी अब बढ़ने लगी है और अब खाने पीने की चीजों के दाम आम आदमी की परेशानी बढ़ाने लगे हैं। खाद्य तेल, दाल, ड्राई फ्रूट्स, इनकी कीमतें बढ़ गई हैं। व्यापारियों ने बताया कि ईद के त्योहार को देखते हुए ड्राई फ्रूट्स महंगे हो गए हैं, तो वहीं दाल भी 100 रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी है। और व्यापारियों के मुताबिक सरकार लगाम लगाएगी तभी महंगाई कम होने की उम्मीद है, वरना आने वाले महीनों में भी हालात ऐसे ही रहने वाले हैं। महंगाई तेल और आटे में जो उत्पादन है उस हिसाब से कमी के कारण ये ज़्यादा तेज़ी आ गई है। और मेरे हिसाब से ये 6 महीने में कम से कम 110 रुपये लीटर तक बढ़ चुका है। व्यापारी जो है वो लगातार लोगों तक पहुंचा तो रहा है सभी चीज़ें, लेकिन अब दाम जो हैं वो बड़े ज़्यादा हो गए हैं, महंगे होती जा रही हैं चीज़ें। जी बिल्कुल, अवश्य रूप से हर चीज़ में बहुत इजाफा हुआ। इस समय सबसे ज़्यादा जो मार है वो खाद्य तेलों पर है। खाद्य तेल जो पहले 1 महीने की हम बात करें, जब लॉकडाउन से पहले की बात, तो जब से लेके अब तक कम से कम 15 रुपये किलो तक उसमें इजाफा हो गया। और जो कहीं ना कहीं आम उपभोक्ताओं के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा करती है, क्योंकि इससे पहले पेट्रोल के भी रेट बहुत बढ़े हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, गाड़ी का तेल और खाने का तेल दोनों ने निकाला आदमी का तेल, तो क्या आदमी का तेल निकलता जा रहा है और महंगाई की मार आम आदमी पे पड़ती जा रही है। लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू की वजह से भी बहुत असर पड़ा है, क्योंकि खाद्य तेल हो या दाल हो, आटा हो, ड्राई फ्रूट्स हो, सब कुछ महंगे होते जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको ये बहुत स्पष्ट कर दूं कि लॉकडाउन की वजह से ये इजाफा बिल्कुल नहीं है। हमारे देश में सोयाबीन की बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए सोयाबीन में इजाफा हो रहा है। इतनी कमी है कि हम जो बाहर से भी सोयाबीन आयात करते थे वो भी नहीं आ रहा है, ना के बराबर आ रहा है। पाम ऑयल अब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो जो देश से पाम ऑयल आता था
वो अब आयात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे सरकारों ने भी आयात शुल्क बढ़ा दिया था, इसलिए वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। और हमारे यहाँ सोयाबीन की खेती बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पिछले वर्ष जिस तरीके से पानी की मार सोयाबीन पे पड़ी थी वो टोटल बर्बाद हो चुकी थी। और इस तरीके से मैं मानता हूँ कि नवंबर तक कहीं ना कहीं तेल के दाम कम होते नज़र नहीं आ रहे हैं। स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये जो रेट बढ़ते हैं कहीं ना कहीं कम्युनिटी की वजह से भी, वायदा बाजार की वजह से भी इसमें इजाफा होता है। अगर वायदा बाजार में या आवश्यक वस्तुओं का निवेश बंद हो जाए तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि 10-10 रुपये 15-15 रुपये की जो बढ़ोतरी और घटोतरी होती है वे आराम से उपभोक्ताओं को जेब में राहत पहुँचाएगी। बिल्कुल, यानी सरकार को भी इसमें हस्तक्षेप करना होगा और तस्वीर जो है वो तभी जाकर हमें थोड़ी सी राहत देने वाली नजर आएगी, क्योंकि अभी तक की जो तस्वीर नजर आती है महंगाई को लेकर, सब्जी के दाम बढ़ गए, फलों के दाम बढ़ गए, उसके बाद दालों के दाम, तेल के दाम, खाने का तेल हो, चलाने का तेल हो जिससे आपकी गाड़ी चलती है, सब कुछ बढ़ गया है। यानी महंगाई की मार जनता झेल रही है। कैमरामैन नंदन के साथ मृदुल शर्मा, भोपाल।